नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा समाज का टॉपिक चल रहा था। आज हमारी समाज की चौथी क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीईटी और बीएचटीसी एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सूचित किया जाता है। यह चैनल पीटीईटी और बीएचटीसी एग्जाम के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। 16वां क्वेश्चन है, मदांध शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। दोस्तों मदांध का समास विग्रह होगा मद से अंधा। यानी दोस्तों मद से अंधा, इसमें बीच में से आ रहा है। और दोस्तों से एक कारक की विभक्ति है, कारक का एक चिन्ह है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी दो पदों के बीच में कोई कारक की विभक्ति आती है, कारक का कोई चिन्ह आता है, तो उसके अंदर तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों से जो चिन्ह है वो करण कारक के अंदर होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी करण के अंदर से विभक्ति आती है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। मदांध का समास विग्रह होगा मद से अंधा। यहाँ पर बीच में से आ रहा है, से एक कारक की विभक्ति है और कारक की विभक्ति आती है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अब कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो से विभक्ति करण तत्पुरुष के अंदर आती है, करण कारक के अंदर से विभक्ति आती है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपने पहली दो क्लासें नहीं देखी है तो वो देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने थ्योरी पढ़ाई है। चलते हैं आगे। 17वां क्वेश्चन, चंद्रमौली में कौन सा समास है? दोस्तों चंद्रमौली का समास विग्रह होगा चंद्र है मौली पर जिसके। दोस्तों मौली मस्तक को कहा जाता है, मौली सिर को कहा जाता है। तो चंद्र है मस्तक पर जिसके। किसके मस्तक पर चंद्र होता है, किसके मस्तक पर चांद होता है? दोस्तों शिवजी भगवान के मस्तक पर चांद होता है। तो यहाँ पर चंद्रमौली के अंदर दो पद है, एक चंद्र और एक मौली। तो यहाँ पर चंद्र और मौली दोनों ही प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर शिवजी भगवान की ओर संकेत कर रहे हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। और दोस्तों जब भी दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो चंद्रमौली का समास विग्रह होगा चंद्र है मौली पर जिसके, यानी शिवजी भगवान, चांद है सिर पर जिसके, यानी शिवजी भगवान। तो यहाँ पर शिवजी भगवान की ओर संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। दोस्तों इसके अलावा आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि चंद्रमौली का समास विग्रह होगा चंद्र है मौली पर जिसके। जिसी भी समास विग्रह के लास्ट में जिसके आता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ये बात भी आप ध्यान रखना। 90% केसेज में जिसके लास्ट में आने पर बहुव्रीहि समास होता है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। 18वां क्वेश्चन, जब समास में आए हुए दोनों पद किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप हो तो वह कौन सा समास होता है? दोस्तों अभी हमने बात की थी कि किसी समास के अंदर जब दो पद होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि दोनों पद किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप हो तो वह कौन सा समास होता है? तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप होते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल देखा था चंद्रमौली का, तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 19वां क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं
तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे समास कहते हैं। हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यदि किसी शब्द के अंदर, किसी पद के अंदर एक ही शब्द हुआ तो उसके अंदर कोई समास नहीं होगा। समास के लिए दो से ज़्यादा पद होने अनिवार्य हैं और दो से ज़्यादा शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। 20वां क्वेश्चन, जब प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो तो यहाँ पर कौन सा समास होता है? दोस्तों, जब प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो, यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताता हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के अंदर एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, यानी विशेषण विशेष्य की विशेषता को बताता है और इस प्रकार की कंडीशन के अंदर कर्मधारय समास होता है। जैसे दोस्तों, पीतांबर यानी पीले वस्त्र, तो वस्त्र की यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि वस्त्र पीले हैं, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यदि किसी पद की विशेषता को बताया जाए तो वहाँ पर कर्मधारय समास तो होगा, बाकी और कोई सा समास भी हो सकता है। 21वां क्वेश्चन, देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। दोस्तों, आप बताइए कि देवासुर के अंदर कर्मधारय समास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देवासुर में एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता को नहीं बताया गया है। यहाँ पर देव असुर की कोई विशेषता नहीं होती है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देव और असुर मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर किसी भी प्रकार की कारक की विभक्ति बीच में नहीं आएगी। देवासुर का समास विग्रह होगा देव और असुर। यानी दोस्तों, यदि बीच में और आता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। मैंने आपको बताया था कि किसी समास विग्रह के अंदर बीच में और या ये दोनों आते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, या फिर दोनों पदों के लास्ट में आदि इत्यादि आता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। देवासुर का समास विग्रह होगा देव और असुर, तो यहाँ पर बीच में और आ रहा है और आने के कारण यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन, मुख दर्शन में कौन सा समास है? दोस्तों, मुख दर्शन का समास विग्रह होगा मुख का दर्शन। यानी दोस्तों, बीच में कोई कारक की विभक्ति आ रही है, का संबंध कारक की विभक्ति होती है, और जब भी बीच में कोई कारक की विभक्ति आती है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों, का संबंध कारक की विभक्ति है तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो आपको समझ में आया होगा, जब भी समास विग्रह में बीच में कोई विभक्ति आती है, कारक का कोई चिन्ह आता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर का चिन्ह आया है जो कि संबंध कारक की विभक्ति होती है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। चलते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? नीलकमल, पंचानन, महापुरुष, वधूत्सव। दोस्तों, द्विगु समास के अंदर कोई एक संख्या होनी चाहिए, कोई एक संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। आपको ऑप्शन के अंदर कोई एक संख्या दिखाई दे रही है। नीलकमल के अंदर कोई संख्या नहीं है, महापुरुष के अंदर कोई भी संख्या नहीं है, वधूत्सव के अंदर भी कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन पंचानन के अंदर आपको 5 संख्या दिखाई दे रही है। तो पंचानन के अंदर द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु समास कहाँ पर होता है?
जहाँ पर कोई संख्या होती है, कोई संख्यावाची विशेषण होता है और वो संख्या किसी समूह का बोध कराती है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर पंचानन के अंदर 5 संख्या है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। पंचानन का समास विग्रह होगा 5 आननों का समूह है। यानी दोस्तों यहाँ पर समूह का बोध भी हो रहा है, 5 आननों का समूह है पंचानन कहलाता है। तो यहाँ पर 5 आ रहा है, यानी एक संख्या आ रही है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 24वां क्वेश्चन, संधि और समास में क्या समानता है? 1. दोनों में ही शब्द विकार होता है। 2. संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती है। 3. संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है। 4. दोनों में ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। दोस्तों संधि और समास दोनों में ये समानता होती है कि दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, दोनों ही शब्दों को छोटे रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। मैंने आपको समास के अंदर बताया था कि समास का मतलब शब्दों को छोटे रूप में प्रदर्शित करना होता है, शब्दों को संक्षिप्त करना होता है। चलते हैं आगे। 25वां क्वेश्चन, दीनानाथ सामासिक शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। दोस्तों दीनानाथ का समास विग्रह होगा दिनों का नाथ, यानी बीच में का आ रहा है। और हमने अभी बात की थी कि कोई भी कारक की विभक्ति बीच में आती है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। का यहाँ पर समंत कारक की विभक्ति है, तो यहाँ पर समंत तत्पुरुष समास होगा। हमने इसकी अभी बात की थी। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि किसी एक पद के अंदर 2 से अधिक समास भी हो सकते हैं, 3-4 समास भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दीनानाथ सूर्य को कहा जाता है, यानी दीनानाथ के अंदर 2 पद है, एक दीन और एक नाथ। ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर सूर्य भगवान की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है दीनानाथ सामासिक शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर पहले हम तत्पुरुष समास को प्राथमिकता देंगे, उसके बाद में बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता देंगे। यदि यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं होता तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हमारा आंसर होता, क्योंकि दीनानाथ सूर्य भगवान को कहा जाता है, दीन और नाथ मिलकर सूर्य भगवान की ओर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आपको इस प्रकार की चीजें याद में रखनी होगी कि पहले प्राथमिकता किसको देनी है। 26वां क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? दोस्तों हमने अभी बात की थी, मैंने आपको बताया था कि यदि समास के अंदर 2 पद होते हैं, एक पद विशेषण का कार्य करता है और एक पद विशेष्य का कार्य करता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अभी हमने बात की थी कि यदि समास के अंदर 2 पद होते हैं और एक पद किसी दूसरे पद की विशेषता को बताता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। दोस्तों कर्मधारय समास के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तो आप ये भी याद रखना। चलते हैं आगे। 27वां क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? दोस्तों यदि किसी समास के अंदर 2 पद होते हैं और दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। हमने पहले भी इसकी बात की है। यदि समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। आपको समझ में आया होगा।
28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। संदर्भ आजन्म, वनगमन, पंचवटी। हमें चारों में बताना है कि द्विगु समास किस पद में है। दोस्तों, द्विगु समास के लिए किसी संख्या का होना अनिवार्य है, यानी चारों के अंदर हमें कोई संख्या वाला पद ढूंढना है। संदर्भ आजन्म और वनगमन के अंदर किसी भी प्रकार की संख्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पंचवटी के अंदर हमें 5 संख्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर पंचवटी के अंदर द्विगु समास होगा। दोस्तों, पंचवटी का समास विग्रह होगा 5 वट वृक्षों का समूह है, यानी 5 बरगद का समूह है। दोस्तों, वट बरगद को कहते हैं, बरगद के पेड़ को वट कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पंचवटी के अंदर बहुव्रीहि समास भी होता है। क्यों दोस्तों? दोस्तों, राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास में थे तो वे पंचवटी नामक एक स्थान पर भी रहते थे। तो यहाँ पर पंचवटी उस स्थान की ओर संकेत कर रहा है। पंच और वटी यहाँ पर 2 पद है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता निवास करते थे वहाँ की ओर संकेत कर रहा है। तो उस तीसरे पद की ओर संकेत करने के कारण पंचवटी में बहुव्रीहि समास भी होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी एक पद के अंदर कई सारे समास भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पंचवटी के अंदर द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी होगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। 29वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस शब्द में द्विगु समास है। दोस्तों, यहाँ पर हिमालय, चरण कमल और राम श्याम के अंदर किसी भी प्रकार की संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही है। पंचानन के अंदर हमें 5 संख्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर पंचानन के अंदर ही द्विगु समास होगा। अभी हमने द्विगु समास के बारे में बात की थी। पंचानन का समास विग्रह होगा 5 आननों का समूह है, तो इसके अंदर द्विगु समास होगा। इसके अलावा दोस्तों, पंचानन के अंदर बहुव्रीहि समास भी होगा, क्योंकि 5 आनन है जिसके, यानी शिवजी भगवान। 5 सिर किसके थे? शिवजी भगवान के 5 आनन थे, 5 सिर थे। तो यहाँ पर पंच और आनन मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, शिवजी भगवान की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर पंचानन के अंदर बहुव्रीहि समास भी होगा। तो आप ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पंचानन। पंचानन के अंदर द्विगु समास है। 30वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है। कुमारी, प्रतिदिन, आचार कुशल, ग्राहगत। दोस्तों, अव्ययभाव समास को पहचानने के लिए मैंने आपको कई शब्द बताए थे। उनके अंदर थे अ, अन, यथा, प्रति, भर। इस प्रकार के शब्द यदि आते हैं तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। तो दोस्तों, प्रतिदिन के अंदर शुरू में प्रति आया है, जो कि मैंने आपको जो शब्द बताए थे अव्ययभाव समास को पहचानने के लिए उनके अंदर आता है। तो प्रतिदिन के अंदर अव्ययभाव समास होगा। दोस्तों, अव्ययभाव समास के अंदर पहला पद कोई अवयव होता है, पहला पद प्रधान होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहली जो 2 क्लासें हैं उनके अंदर विस्तार से बताया है। इसके अलावा अव्ययभाव समास के अंदर उपसर्ग युक्त पद भी होता है, तो आप ये भी ध्यान रखना, यदि किसी पद के आगे उपसर्ग जुड़ता है तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।